हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। तो चलते हैं हम अपने आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 19 जून 2020। और अगर एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी, एक सजेशन रहेगा कि मैं ये जो करंट अफेयर्स का जो सेशन लाता हूँ हर दिन का, इसे आप हर रोज़ फॉलो कीजिए। थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए अपने दिन का, जैसे 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है तो यार 20 से 25 मिनट तो अपन मैनेज कर ही सकते हैं। सुबह सुबह अगर अपन जल्दी उठते हैं तो एक 20-25 मिनट का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है, अगर अपन बैंक के एग्जाम्स की बात करें, दूसरे एग्जाम्स में भी यही फॉलो होता है कि बैंक के एग्जाम में क्या होता है, प्री एग्जाम होता है, प्री में करंट अफेयर्स आता नहीं है। जो प्री एग्जाम का जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो मेंस एग्जाम होना होता है उसके बीच का गैप 1 महीने का होता है। और आप उस 1 महीने में अगर आप शुरू से चालू करोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आई गेस 4 से 6 महीने के तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सो अगर आप डेली बेसिस पे अगर चीज़ें प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। चाइना's Great Wall Motor Company signed MOU with which Indian state government to invest $1 billion in this state? तो चाइना की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने कौन से स्टेट के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि ये $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सके? सो द स्टेट इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के साथ मिलके ये $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। ग्रेट वॉल मोटर कंपनी बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी चाइना की, जो ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ बनाती है, जैसे एसयूवी हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। व्हाट इज द नेम ऑफ नोवेल रिटन बाय नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो? सो नोबेल प्राइज विनर है काजुओ इशिगुरो। इन्होंने अभी एक नई नॉवल लॉन्च की है। इस नॉवल का नाम क्या है? सो इस नॉवल का नाम है क्लारा एंड द सन। सो क्लारा एंड द सन इज द न्यू नॉवल ऑफ द नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो। आपसे उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं। So Nobel Prize winner Kazuo Ishiguro will release his new novel Clara and the Sun and will be published by Faber in the United Kingdom, Alfred A. Knopf in the United States and Knopf in Canada on March 2nd, 2021. So अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है बुक्स के, जैसे क्लारा एंड सन यूके में है, एल्फ्रेड एंड ए नॉफ यूनाइटेड स्टेट्स में एंड नॉफ इन कनाडा में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं आगे। Sanitary napkin is being made available in more than 6,300 Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras across the country at which price? So सैनिटरी नैपकिन जो कि अवेलेबल कराए जाएंगे 6,300 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा। सो इस सैनिटरी पैड की कीमत क्या है? सो ये बहुत ही चीप है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। ₹1 पर पैड, ₹1 का पैड है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एन अटेम्प्ट टू मेक menstrual hygiene accessible to women across the country, especially in rural areas, started a social drive Jan Aushadhi Suvidha under the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। सो एक ये गवर्नमेंट का अच्छा अटेम्प्ट है कि वो वुमेन्स की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसे मेंटेन कर सके, और जो भी रूरल एरियाज में वुमेन रहती है तो ये एक चीप एक्सेसिबल पैड होना चाहिए उनके लिए। और ये एक जन औषधि सुविधा है जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र द्वारा रन होती है। सो गाइस, हम हर बार कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड देखोगे तो आप यही देखोगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव पे भी काम किया है। मतलब अगर अपन न्यूज़ में ये देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी हर बार ये क्वेश्चन उठाती है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो सिंसियरली तो आपको भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कितने नए इनिशिएटिव लॉन्च किए, नई पॉलिसीज लॉन्च की है, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। According to the report titled Policy Brief, the impact of COVID-19 on food security and nutrition
released by Food Agriculture Organization, how many people fell into acute food insecurity since February 2020? So एक रिपोर्ट है जिसका नाम है पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, जो कि FAO ने रिलीज की है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें बताना है कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं बाय फूड सिक्योरिटी सिंस फरवरी 2020। सो 45 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड। जो फूड इनसिक्योरिटी है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, वो सब लोग शामिल है जो कोविड-19 के कारण ये सब मुसीबत झेल रहे थे। तो 4 करोड़ 50 लाख लोग इस मुसीबत को झेल रहे थे। The impact of COVID-19 on food security and nutrition released by Italy-based Food Agriculture Organization. So FAO का हेडक्वार्टर इटली है और किस कारण ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण which a majority of 33 million people reside in South and Southeast Asia. So 33 मिलियन पीपल मतलब 3 करोड़ 30 लाख लोग तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर इन सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी हैव which country was second biggest growth driver of primary energy consumption in the world behind China in 2019? तो 2019 के बाद मतलब पहली कंट्री तो चाइना है इन ग्रोथ ड्राइवर ऑफ प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन। तो जो प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन के अगर बात करें तो उसमें चाइना का पहला नाम आता है। 2019 के अंदर दूसरी कंट्री कौन सी है? तो दूसरी कंट्री है इंडिया। सो इंडिया was the second biggest growth driver of primary energy consumption in the world behind China in 2019, even though it witnessed fall in demand in oil and coal according to BP statistical review. So एक statistical review के मद्देनजर रखते हुए ये भी पता चला था हमें कि इंडिया के पास ऑयल और कोल की भी कमी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एनर्जी कंजप्शन में प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन वो होते हैं जो मेन एनर्जी कंजप्शंस के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ये सब प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है। सो इसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है चाइना, उसके बाद है इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर द खेलो इंडिया स्कीम्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्पोर्ट फैसिलिटीज टू अपग्रेड एज खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो कितने स्टेट्स हैं जो खेलो इंडिया जो एक्सीलेंस सेंटर्स बनेंगे उन स्टेट्स के अंदर? सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? सो देयर आर 8 स्टेट्स जिनको खेलो इंडिया स्कीम्स के तहत हम जो स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी हब बनाएंगे, ताकि हमारा जो मेन विज़न ये है कि हम ओलंपिक गेम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के स्पोर्ट्स हब और स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बना सकें। क्लियर है? सो 8 स्टेट्स ऐसे हैं, आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है उन स्टेट्स की, बस ये याद होना चाहिए कि 8 स्टेट्स को अपन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे अंडर खेलो इंडिया स्कीम। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट वी है द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिकमेंडेड which former Indian football team captain for Padma Shri? So ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कौन से फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर को, जो कि कैप्टन भी है, उसे पद्माश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा? सो ये है IM विजयन। सो IM विजयन इनको पद्माश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा विच इज़ इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो आप मेरे को बताइए कि इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? क्लियर है? आई एम आस्किंग अबाउट सिविलियन अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड नहीं कह रहा हूँ मैं, सिविलियन अवार्ड की बात कर रहा हूँ। सो आंसर ऑन इन द कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। द टेन्योर ऑफ विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एज द एथिक्स ऑफिसर एंड ombudsman ऑफ BCCI got a 1-year extension in June 2020? सो कौन से फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जिन्हें हाल ही में एथिक्स ऑफिसर बना है? ये पहली बार एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन बने हैं BCCI के, मतलब ये पोस्ट ही पहली बार लॉन्च की है BCCI ने
और इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। क्लियर है? तो इनका नाम है डीके जैन। तो डीके जैन जो एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन ऑफ बीसीसीआई है, ये पहले ही आदमी है जो इस पोस्ट से नवाजे गए हैं और बीसीसीआई ने इनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए कर दिया गया है। द टेन्योर ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज डीके जैन एज द एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। क्लियर है? Got a 1-year extension in June 2020 due to the current COVID-19 situation. He was the first ever ombudsman of BCCI appointed by the Supreme Court in February 2019. क्लियर है? चलते हैं आगे। Indian Railways Central Railway Zone has installed an automated ticket checking and managing access machine, first of its kind at which station? So कौन से पहले स्टेशन के ऊपर जो कि सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, जिसमें ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई है? सो ये है नागपुर स्टेशन। और मेन मोटो ये है कि जो कोविड का जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा ना फैले, ताकि जो टीटी है उसको फिजिकली एक्सेस नहीं करना पड़े हर एक जो पैसेंजर को। आप जो उस मशीन के पास जाएंगे, अपना जो टिकट है वो दिखाएंगे, वो स्कैन होगा और आप फर्दर अपना जो जर्नी उसे प्रोसेस करेंगे। So main motto was to prevent transmission of COVID-19. The machine has been introduced at the station under the new innovative non-fare revenue idea scheme, जो कि NINFRIS पॉलिसी है to prevent transmission of COVID-19. Clear स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। World Day to combat desertification and drought to educate the general public on the international efforts to fight against desertification. Desertification is observed on which day? So World Day to combat desertification कौन से डे को मनाया जाता है? So ये 17 जून ऑफ एवरी ईयर हम वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाते हैं, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके, जनरल पब्लिक को अवेयर करा सके कि जो आपकी जो लैंड है वो डिसर्टिफिकेशन ना हो, बंजर ना हो, क्या हमें सॉइल यूज़ करना चाहिए, कैसे लैंड को फर्टाइल करना चाहिए, कैसे कल्टीवेशन करना चाहिए, किस मौसम में कौन सा जो सीड्स है वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। क्लियर है? तो ये सब प्रोसेस समझाना, एजुकेट कराना मेन मोटो है। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। So World Day to combat desertification and drought to educate the general public on the international efforts to fight against desertification and to promote the United Nations Convention to combat desertification. इसका मोटो है हेल्दी लैंड इज इक्वल्स टू हेल्दी पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मोटो भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन का मोटो क्या है। सो मोटो फॉर 2020 इज हेल्दी लैंड इज इक्वल्स टू हेल्दी पीपल। अगर ज़मीन हेल्दी होंगी तो वहाँ के लोग भी हेल्दी होंगे। द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2020 इज फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। देखो मोटो और थीम दोनों अलग अलग चीज़ें। मोटो अगर पूछेगा तो आंसर होगा हेल्दी लैंड इज इक्वल्स टू हेल्दी पीपल। अगर इस डे की आपको थीम पूछेंगे तो थीम है हमारे पास फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। क्लियर है? To educate the public about desertification, land degradation, drought issues, जो बंजर ज़मीन है उनके बारे में जो इश्यूज़ है, जो कैसे बंजर ज़मीन बन सकती है फर्टाइल लैंड से अगर आप उस लैंड को केयर नहीं करोगे, पर्टिकुलर जो सॉइल है वो नहीं प्रोवाइड कराओगे। क्लियर है? सो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विद अमेजन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड साइंड द क्लाइमेट प्लेज टू बिकम net zero carbon by 2040, 10 years ahead of the Paris Agreement? So कौन सी कंपनी है जो कि प्लेज करेगी कि अब वो नेट जीरो कार्बन अचीव कर देगी 2040 में, जो कि हमारा जो लक्ष्य है पेरिस एग्रीमेंट का 2050 का है, उससे 10 साल पहले। 10 years ahead का मतलब उससे पहले, अहेड नहीं मतलब आगे नहीं कह रहा है। मतलब ये जो पेरिस एग्रीमेंट का जो चैलेंज था कि 2050 तक जो हमें जो प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, वो प्री इंडस्ट्रियल तो 2 सेल्सियस रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस, और अबव
प्री इंडस्ट्रियल लेवल में हमें रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ नेट जीरो कार्बन या पेरिस एग्रीमेंट है क्या। पेरिस एग्रीमेंट कहती है कि जो भी आपका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले, मतलब जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं होगी किसी कंट्री के अंदर, उसका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज होना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं? उस कंट्री का जो टेम्परेचर, जो तापमान बढ़ना चाहिए वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे लेट सपोज इंडिया का 35 डिग्री सेल्सियस है, अगर इंडिया प्री इंडस्ट्रियल रीजन से पहले अगर आती है तो उसको 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। 35 से 38 नहीं जा सकती है, 35 से 37 जा सकती है हाईएस्ट से हाईएस्ट, लेकिन उससे पहले ही। और अगर आफ्टर प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब जो सारी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, उनके लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना नेसेसरी है। ये पेरिस एग्रीमेंट कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एमिशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या जो ग्रीन हाउसेज गैसेस है, जो इन्वायरमेंट के अंदर क्या कंटेंट रहती है, ताकि इन्वायरमेंट के अंदर अगर वो गैसेस जमा रहेगी, इस कारण क्या चीज़ें गर्म होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होंगे, जो हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे, और इस पे एनिमल स्पीशीज़ पे भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे पोलर बियर है, तो पोलर बियर ऐसी स्पीशीज़ है जो वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस क्लाइमेट चेंज। सो इन सब को फिगर आउट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट लाया गया है, और ये हर साल इसका जो टारगेट है वो आगे बढ़ता रह रहा है। क्यों बढ़ता रह रहा है? क्योंकि हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन करे जा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं। इसका आंसर है इन्फोसिस पार्टनर्ड विद अमेजन। इन्फोसिस अमेजन के साथ पार्टनर करके एक ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड साइन द क्लाइमेट प्लेज एंड इनिशिएटिव बाय जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेजन, एंड क्रिस्टीना फिगरस, फाउंडर ऑफ ग्लोबल ऑप्टिमिज्म एंड फॉर्मर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चीफ, टू बिकम नेट जीरो कार्बन बाय 2040, 10 years ahead of the पेरिस एग्रीमेंट। नेट जीरो कार्बन मतलब हमारा कोई भी जो कार्बन एमिशन नहीं होगा 2040 तक, और पेरिस एग्रीमेंट कह रहा है नेट जीरो कार्बन हम अचीव करेंगे 2050 में। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। अकॉर्डिंग टू द 32nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, विच कंट्री इज ऑन फर्स्ट पोजीशन? सो फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर है, इंडिया की पोजीशन है क्या? 43। क्लियर है? सो इसके अंदर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 विच रैंक्ड परफॉर्मेंसेज ऑफ 63 इकोनॉमीज, 63 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और देख सकते हैं जो सिंगापुर फर्स्ट है एंड इंडिया 43। अच्छी रैंक नहीं है, और डे बाय डे रैंक हमारी क्या कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कम होती जा रही है। इसका कारण भी बताऊंगा। द इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड एट 43rd पोजीशन दिस ईयर। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है पहले ये देख लीजिए आप, ये जो रिपोर्ट है किसने प्रिपेयर की है? ये प्रिपेयर की है स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, ये जो रिपोर्ट है किसने डेवलप की है? ये याद होना चाहिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। That is IMD's World Competitiveness Center. The Indian economy remained at 43rd position this year, while Singapore continues to occupy the first place in the list due to its strong economic performances. Performance comes from robust international trade and investment, employment and labor market measures. तो बहुत सारे फैक्टर्स से डिपेंड करते हैं कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, इन्वेस्टमेंट्स कितने हो रहे हैं, FDI कितने हो रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, लेबर मार्केट मेजर्स कितना है। सो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सो कहीं ना कहीं अपन लैग कर रहे हैं, और मैं कहूँगा कि जैसे इंडिया डे बाय डे ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रिसोर्सेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्लियर है? जैसे अगर इन कंट्रीज़ की बात करें, एक पर्टिकुलर रिसोर्स बहुत कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर वही रिसोर्स इंडिया में बात करें, वही रिसोर्स बहुत ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे मिसमैच फैक्टर्स खड़े होंगे। सो बहुत सारे कारण है इसके। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे करंट अफेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स।
नेक्स्ट वी है विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैज जॉइंड हैंड्स विद यूके बेस्ड टेक फर्म्स जिसका नाम है ट्रोपोगो लिमिटेड टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यूके की जो टेक फर्म है ट्रोपोगो के साथ जॉइंट हैंड्स करके एक इंश्योरेंस स्कीम या इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है दैट इज पे एज यू फ्लाई फॉर ड्रोन ओनर्स इन इंडिया। जो भी ड्रोन ओनर्स है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ड्रोन्स रखते हैं या बहुत सारे जो अलग पर्पज़ होते हैं, सो उनका जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी कि इस इंश्योरेंस का नाम होगा पे एज यू फ्लाई। तो जितना आप उड़ रहे हो उतना आपको पे करना पड़ेगा। सो इस कंपनी का नाम है HDFC अर्गो। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर। ये कंट्री की थर्ड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस वो होता है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसने यूके बेस्ड टोपोगो के साथ हाथ मिला के ड्रोन इंश्योरेंस देने में इंडिया को प्रोवाइड कराई। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। In order to strengthen the SEBI's enforcement mechanism, the SEBI committee headed by which former Supreme Court judge has proposed a method of quantification of profit made by the defaulter and loss caused to investors। एक शॉर्ट नोट पे बताना चाहूँगा कि एक सेबी ने एक कमेटी बनाई है जिसका हेड कौन है। ये एक सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है जो ये तय करेंगे कि जिन लोगों को अभी जो पैसा है वो विड्रॉल करना है, मतलब जो एक्सचेंज मार्केट में अपना पैसा लगा चुके हैं, अगर उनको अपना मनी विड्रॉल करना है या फिर जो भी उनकी जो कैश से जो दिक्कतें हैं वो क्लियर करानी है, सो इस बारे में ये रिजॉल्व करेगी कमेटी। इस कमेटी का हेड कौन है? इस कमेटी के हेड है अनिल दवे। So, in order to strengthen the Security and Exchange Board of India (SEBI) enforcement mechanism and also to improve its system of recovery of siphoned off money, जो अपना पैसा लेना चाहते हैं वापस रिकवर करना चाहते हैं उनके लिए एक ये रिजोल्यूशन होगा, मतलब ये दिक्कत दूर होगी इस कमेटी से। The SEBI committee headed by former Supreme Court Judge Anil Dev has proposed a method of quantification of profit made by the defaulter and loss caused to investors in a 4 to 4 पेज एग्जॉस्टिव रिपोर्ट। सो एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भी इन्वेस्टर्स को लॉस होगा उनकी जो कैसे रिकवरी होगी, उनके जो डिस्प्यूट्स है वो कैसे रिजॉल्व होंगे। क्लियर है? सो अनिल दवे जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है इस कमेटी को हेड करेंगे। आपसे ऐसा पूछेंगे कि आपको मेथड ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट जो कमेटी है, क्लियर है, उनके हेड कौन है? ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब ये जो अनिल दवे हैं, ये जो मेथड ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट मेड बाय डिफॉल्टर एंड लॉस्ट कॉस्ट टू इन्वेस्टर्स कमेटी है, इनके जो हेड बने हुए हैं सेबी में, तो सेबी का हेडक्वार्टर क्या है? ये भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साइन ए न्यू सप्लाई एग्रीमेंट with UNICEF and Vaccine Alliance Gavi's procurement partner to supply which vaccine to low-income countries all over the world। So Serum Institute of India जो वैक्सीन्स प्रोवाइड कराएगी उन कंट्रीज़ को जो कि क्या मतलब नीड में है या फिर जो इनका जो पैसा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण कौन सी जो वैक्सीन प्रोवाइड करेगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड लो इनकम कंट्रीज़ को। सो ये है हमारे न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ के साथ मिलके, और गावी भी हमारे पास ये वैक्सीन अलायंस है, ये सब मिलके जो लो इनकम कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम करेगी। और कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी? वो है न्यूमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। क्लियर स्टूडेंट्स? गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैक्सीन अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है। So Serum Institute of India, UNICEF and Gavi, that is Vaccine Alliance Organization, will supply vaccine to low income countries और इस वैक्सीन का नाम है pneumococcal conjugate vaccine। Clear students? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। Which Indian startup were featured in the list of technology pioneers of 2020 released by the World Economic Forum? So वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक लिस्ट निकाली थी जो टॉप टेक्नोलॉजी पायोनियर्स है, टॉप स्टार्टअप्स है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है, उनकी लिस्ट निकाली थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। सो इंडिया के कौन से स्टार्टअप इस लिस्ट में?
इसका नाम है स्टेलैब्स और जेस्ट मनी। ये दो स्टार्टअप्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट में मतलब लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स ऑफ 2020 में शामिल है। क्लियर है? विच कंसिस्ट ऑफ पायोनियर्स एड्रेसिंग द ग्लोबल इशू विद एडवांस टेक्नोलॉजीज। जो भी ग्लोबल इश्यूज खड़े हो रहे हैं उसके बारे में जो टेक्नोलॉजी से कैसे अपन उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनके बारे में है ये स्टार्टअप्स। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश Buggana Rajendranath presented the Andhra Pradesh state budget of rupees 2.24 lakh crore for financial year 2021. Who is the governor of Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में बजट निकाला है आंध्र प्रदेश के लिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इस बजट की लागत कितनी थी। इस बजट की लागत थी 2.24 लाख करोड़ 2021 के लिए था। तो आपको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बताना है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है बिश्वा भूषण हरिचंदन। Biswa Bhushan Harichandan is the governor of Andhra Pradesh. Last current affairs we have. The Asian Paralympic Committee announced that the 4th Asian Youth Para Games will take place in which country? जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो गेम्स है वो हॉल्ट पे रखे गए हैं कोरोना वायरस के कारण। आपको बताना है कि जो एशियन पैरालंपिक कमेटी है इन्होंने अनाउंस किया है कि एशियन यूथ पैरा गेम्स कौन सी कंट्री में लॉन्च होंगे। इसका आंसर है बहरीन। आपको मुझे बहरीन की कैपिटल और करेंसी बतानी है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा सर्च करिए किसी चीज़ के बारे में और उस सर्च से आपको दो नई और चीज़ें पता लगेंगी। क्लियर है? बहरीन 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स होस्ट करेगी 2021 में। द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड in partnership with the National Paralympic Committee (NPC) of Bahrain with the support of the local government. आज के लिए बस इतना। थैंक यू एवरीवन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जीके रिव्यू चैनल को, so please subscribe the channel, like and share the video, and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates. So thank you all of you. Take care of yourself and enjoy the day.